Hello, good morning. Welcome to the State Services classes. So, in this lecture series, we are going to study class 10th का ज्योग्राफी. So, मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 10th की ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं. साथ साथ जितने इसके चैप्टर जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पर्टिकुलरली हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारे एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए. ये कोई भी एग्जाम हो सकता है बट इट इज़ एग्जाम ओरिएंटेड. ठीक है, तो क्लास 10th भी करेंगे, क्लास 9th भी करेंगे, 8th भी करेंगे, 7th भी करेंगे एंड 6th भी करेंगे. सारे क्लासेस को हम 1 बाई 1 करेंगे. बट पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि बोर्ड के भी पेपर्स हैं तो क्लास 10th का करना थोड़ा ज़्यादा मुझे अभी थोड़ा काफ़ी सजेशन आ रहा था मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस थी उनसे कि आप रिसोर्सेज वाले चैप्टर जो भी क्लास 10th के आप उनको लो. तो अगर बात करते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है अपना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो देखियो भाई रिसोर्स क्या होता है और इसका कैसे डेवलपमेंट करते हैं. रिसोर्स हमारे लिए बहुत जरूरत बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसोर्सेज. अगर आपके पास सपोज करो रिसोर्सेज में सपोज करो आपको मैं अगर एक बकेट सपोज करो वीट दे देता हूँ, सपोज करो वीट दिया मैंने, तो वीट बिकेम अ रिसोर्स. एनीथिंग विच कैन बी यूज, विच कैन बी एक्सेसिबल, विच कैन बी फिजिबल, विच कैन बी कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड टू बी रिसोर्सेज. तो वीट देते हो तो आप वीट को क्या कर सकते हो, रोटी बना सकते हो, ब्रेड बना सकते हो, है ना. इवन आप इसको आप इसको फर्मेंटेशन करके आप इसका वाइन एंड बियर बना सकते हो एटसेट्रा एटसेट्रा. बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने जो मेन लाइन है रिसोर्सेज चैप्टर की, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बिकॉज आजकल एग्जामिनेशन में वो बिल्कुल अंडर द कंप्रीहेंशन दे देते हैं या फिर वो बिटवीन द लाइंस दे देते हैं कि जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस चलने आ रही है मार्केट में. तो ये ऑनलाइन वीडियोस क्या करती हैं, ये जस्ट ये चैप्टर का क्रक्स बता के छोड़ देती हैं. और अगर आप चैप्टर का क्रक्स बता के छोड़ देते हैं, नॉर्मली क्रक्स बता देते हैं और पता नहीं वो क्या बताते हैं, अब जो भी है मैं किसी को कमेंट नहीं करना चाहूंगा. बट हम स्टार्ट करने चाहते हैं अपने रिसोर्सेज चैप्टर की. मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में पूरा ये चैप्टर का कंसेप्ट ही बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए. राइट, तो बात करते हैं रिसोर्सेज की. तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है, वो एक रिसोर्सेज हो जाएगा. ठीक है, विच जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब इसको हम रिसोर्स वो हो जाएगा जो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो. ठीक है, ये हमारी नीड को फुलफिल करता हो एंड उसके बाद से ये इकोनॉमिकली फिजिबल हो. जैसे सपोज करो डायमंड इज नॉट इकोनॉमिक फिजिबल टू ऑल, है ना. डायमंड काफी कॉस्टली होता है. ठीक है, एंड ऑल्सो कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चरली एक्सेप्टेबल कैसे भाई, जैसे सपोज करो आप ऐसा कुछ ना लाएं जो आपके घर में आपके समाज में जो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है ना. जैसे अगर बात करते हैं तो एक मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं. जैसे क्या हुआ कि बर्गर आया था, तो जो बर्गर किंग बर्गर जो होता है तो यूएस और यूके में इस बर्गर्स में आइदर इट इज बीफ और पोर्क, बट इन इंडिया आलू टिक्का होता है, उसमें आलू होता है बिकॉज हमारी कल्चर इन सबको नहीं करती है बीफ एंड पोर्क को. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी रिसोर्सेज का हो सकता है. तो इसमें हम बात करते हैं अगर रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज वो होता है कि जो कि आपका इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. तो ये याद रखिएगा, विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल और क्या हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. ठीक है जी, अब रिसोर्स की बात करते हैं. तो रिसोर्स को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो रिसोर्स दो तरह का कर दिया. वन इज नेचुरल रिसोर्स और दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो कई तरह की हो सकती हैं, तो उसमें एक नेचुरल हो सकता है जो नेचुरल दैट इज गिफ्ट बाय द नेचर, जो कि इसको ह्यूमन मेड नहीं है. वट एवर दैट इज नॉट मेड बाय द ह्यूमन इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रखा है. वन इज अ रिन्यूएबल एंड अनदर वन इज अ नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. उसके साथ अब रिन्यूएबल में भी हमने एक बांट रखा है. उसमें एक होता है कंटिन्यूअस फ्लो, जिसको रिन्यूएबल है वो हमेशा फ्लो में रहता है. जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये क्या है, रिन्यूएबल है, ये इसको रिन्यू कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस है या फ्लो है इसका. और एक हो गया आपका बायोलॉजिकल, इसमें आपका नेचुरल वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट आ गया एंड सेकंड में वाइल्ड लाइफ आ गया. तो ये सब सारी चीजें आपकी हो गई. अब कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. जैसे सपोज आपने बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स ये सब बना दिया, दैट इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जैसे स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. अब देखो भाई नॉन रिन्यूएबल भी है, एक तो रिन्यूएबल है दूसरा नॉन रिन्यूएबल है. तो नॉन रिन्यूएबल में जो कि जैसे हो गया आपका जो रिसाइकेबल है, जैसे मेटल्स. सपोज करो आपने गोल्ड लिए, तो गोल्ड को मेल्ट करके आप कुछ भी बना सकते हो. फिर जैसे मान लो एक रिंग बना दिया और रिंग को फिर मेल्ट करके आपने क्या करा, एक बड़ा सा वो क्या कहते हैं हार बना दिया आपने. ठीक है, तो आप इसको नेकलेस भी बना सकते हो, एक कुछ भी बना सकते हो. इवन नॉन रिसाइकेबल लाइक फ्यूज फॉसिल फ्यूल, जैसे लाइक पेट्रोल,
जैसे आपने एक बार पेट्रोल यूज कर लिया तो पेट्रोल ऐसा नहीं है कि रिसाइकल होकर वापस फिर से पेट्रोल बन जाए, ठीक है, तो ये नॉन रिसाइकेबल हो गया, ठीक है। पेट्रोल एक बार जल गया आपके गाड़ी के इंजन में तो पेट्रोल वो खत्म हो जाता है और नहीं तो आपका पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है इन्वायरमेंट में, ठीक है जी। तो ये एक मोटा मोटी है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में ये एक जिसमें बताया कि ह्यूमन बीइंग अगर सेंटर में होता है तो ह्यूमन बीइंग कैसे, जैसे मान लो ये फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, नेचर और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये सबसे ह्यूमन बीइंग्स जो है एक्सप्लॉइट करता है नेचर को टेक्नोलॉजी से और इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। इंस्टीट्यूशन अभी बताएंगे कैसे क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे लेट्स सपोज कि दैट इज द एक आपका एक ये पेट्रोल का एक माइन, एक पेट्रोल का एक वेल हो गया, या फिर आप इसको पेट्रोल का वेल हो गया, तो अब यहाँ पे आप एक इंस्टीट्यूट बनाओगे, जैसे सपोज करो आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम टाइप का इंस्टीट्यूट बना दिया, आप टेक्नोलॉजी बना दिए ओएनजीसी, जो भी ओएनजीसी इसलिए एक्सट्रैक्ट करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पूरे इंडिया में, तो आपने पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया, जैसे इंस्टीट्यूशन का नाम रख दिया ओएनजीसी। आपने टेक्नोलॉजी यूज की ड्रिलिंग के लिए, फिर आपने ड्रिलिंग करके पेट्रोल निकाला, फिर उसके लिए मार्केट बनाया, मार्केट के लिए रूल्स बनाया, रेगुलेशन बनाए। तो इन सब में ह्यूमन कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व रखता है। थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें उसने फैक्चुअल डेटा नहीं दिया, बट इसमें समझने वाली मेन बात है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज अवेलेबल थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशंस बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बीइंग्स जो होता है, जो इंटरेक्ट करता है विथ नेचर, अब टेक्नोलॉजी से एंड इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है ताकि वो एक्सेलरेट कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब मेन फोकस क्या होता है जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे व्हाट एवर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर कंट्री, जैसे सपोज करो दैट इज इंडिया, है ना, ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है, ये अपना अगर इंडिया हो गया, तो सपोज करो कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है इंडिया में, जैसे यहाँ पे गुजरात का जो दिग्बोई और यहाँ पे बॉम्बे हाई हो गया, तो बॉम्बे हाई के पास क्या है अपना पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है, फिर से यहाँ पे असम में दिग्बोई के पास एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। और ये जो बीच में ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पे बेसिकली हमारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं, जैसे लाइक बॉक्साइट हो गया, लाइक आपका कॉपर हो गया, कोल हो गया, है ना। तो ये सब चीजें अवेलेबल मिलती हैं। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है भाई, कोल आप ले जाते हो तो कोल से आप क्या करोगे, अपने थर्मल पावर प्लांट को चलाओगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इंडस्ट्री चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा तो लोगों का लाइफ जो है वो सही होगा, एक बेसिक लिविंग सही होगी। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही करना हमारा मेन पर्पस होता है, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, ये सब जो भी रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज का जो मेन पर्पस होता है दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी। तो ये आपका एक मेन पर्पस हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो उसमें कहता है कि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। अब ह्यूमन भी क्या होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी रिसोर्सेज का, राइट। तो इसमें हम बात करते हैं, अब देखो इसमें भी हमने डिवाइड कर रखा है, जैसे रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल available in our environment into resources and use them. These resources can be classified in the following ways. अब इन किस वेज में इसको हम, जैसे on the basis of origin, क्या origin है, बायोटिक है कि अबायोटिक है, exhaustibility, renewable हो सकता है या नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। on the basis of ownership, इंडिविजुअल का है या पूरे कम्युनिटी का है या नेशनल चीज है या इंटरनेशनल है। on the basis of status of development, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, पोटेंशियल डेवलप्ड है या डेवलप्ड स्टॉक है या रिजर्व्स है। इन बेस पे कहीं ना कहीं हम अपने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। अब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, नेक्स्ट जो अपना पेज आता है उसमें आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, तो कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किस ओरिजिन के बेस पे आपने रिसोर्स को डिवाइड कर रखा है। जैसे बायोटिक में, बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, बायोटिक मतलब कि जो भी जो कि जिसमें बायो है लाइक फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, जिसमें लाइक ह्यूमन हो गया, बायोटिक में क्या हो गया, जो फ्लोरा हो गया, फ्लोरा मींस प्लांट्स एंड ट्रीज, राइट के, और क्या हो जाएगा फौना, फौना मींस एनिमल्स, और एक हम सेपरेट बना देते हैं ह्यूमंस को, इवन इंसेक्ट्स वगैरह भी ये सब भी आ जाते हैं, फिशेस भी आ जाएंगे बायोटिक में,
फिशेस आ सकती है, ठीक है। तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, ये सब कहाँ से मिलते हैं? बायोस्फीयर से। तो बायोस्फीयर क्या होता है? ये जैसे ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, है ना, और ये आपका लिथोस्फीयर हो गया। तो इन्हें तीनों को इंटरेक्शन को बायोस्फीयर कहते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, ठीक है। तो बायोस्फीयर हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एटसेट्रा। अबायोटिक क्या होता है भाई? जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, दैट इज द अबायोटिक, ठीक है। तो ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक, सच एज द रॉक्स एंड मेटल्स, ठीक है। रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, यू नो, कोई कोई क्या कहते हैं, कोई पहाड़ हो गया, ठीक है, कोई प्लेट्यू हो गया, कोई माउंटेन्स हो गया, है ना, रिवर्स हो गया, दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में जो हमने पहला करा था, ओरिजिन के बेस पे दो होता है, ये याद रखिएगा। बेस ऑफ द ओरिजिन क्या हो गया? एक बायोटिक हो गया और दूसरा अबायोटिक हो गया, ओके। तो ये बायोटिक और अबायोटिक हो गया। अब हम बातें हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे दो डिवीजन हो गया, एक हो गया रिन्यूएबल और दूसरा हो गया नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो आपको पता है जो कि कंटिन्यूअस फ्लो में है। तो द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रीप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जिसको हम फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से और मैकेनिकल प्रोसेस से उसको फिर से हम क्या कर सके? रीन्यू कर सके, रीप्रोड्यूस कर सके। जैसे सपोज करो सोलर एनर्जी हो गई, तो ठीक है, आप सपोज करो कि आप सोलर एनर्जी में एक सोलर प्लेट लगाया, तो सोलर प्लेट से क्या आपका कंटिन्यूअस सनरे कंटिन्यूअस मिल रहा है और आप इससे क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो और अपना टीवी देख रहे हो, ठीक है, या फिर अपनी लाइटिंग चला रहे हो, ठीक है। जैसे सोलर प्लेट देखा होगा, सोलर प्लेट ऊपर रहती है और नीचे लाइट रहता है। फिर या फिर एक हम उसका एग्जांपल लेते हैं डैम्स वगैरह का। डैम्स भी वाटर एनर्जी क्या है? वाटर एनर्जी भी क्या है? आपका रीन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। वो बार बार मतलब उसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो आर नॉन एज रिन्यूएबल, जैसे एग्जांपल हो गया आपका सोलर, विंड एनर्जी, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, एटसेट्रा। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। इसको भी हम आगे डिवाइड करते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो में, ठीक है जी। ये कौन कंटिन्यूअस है और कौन फ्लो में है? जैसे सोलर एनर्जी क्या हो गया भाई? कंटिन्यूअस हो गया, ये फ्लो में है, ठीक है। उसके बाद आता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, तो दिस नॉन रिन्यूएबल की जो कि दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सके, ठीक है। जैसे आपका कि नॉन दिस ऑकर ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। और देखो ये जो पेट्रोल होता है ना, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ये मिलियंस ईयर लगते हैं पेट्रोल बनने में। ऐसा नहीं है कि आपने, अब देखो पेट्रोल कैसे बनता है, जैसे सपोज करिए कि एक मिनट, देखो पेट्रोल क्या होता है कि सपोज करो कि एक ओशन है ना, कोई ओशन या वाटर बॉडीज है, ठीक है, स्पेशली सन, सॉरी स्पेशली ओशन है। सपोज करो ये कोई वाटर बॉडीज है, ओशन है, और क्या हुआ कि कुछ ऐसा चेंज आया कि इसमें बहुत सारी प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, ये सब क्या हुए बिकॉज ऑफ द हाइप, ये क्या हुए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई, इसकी वजह से ये पूरे के पूरे क्या हो गए? ये सबमरीन के डिपॉजिट हो गए, मतलब ये अब इसके नीचे चले गए, है ना। सपोज करो कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होगी, कोई दो प्लेट टकराए होंगे, इसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं उसके वजह से क्या हुआ कि ये बिल्कुल सबमर्ज हो गया। तो अब ये सबमर्ज हो जाएगा तो बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, ठीक है, ठीक है, और जो उसका केमिकल रिएक्शंस होंगे उसकी वजह से ये जो फॉसिल फ्यूल बन जाएगा पेट्रोल में, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस प्रेशर मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा नीचे, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? ये पेट्रोल में बन जाएगा। तो इस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज, दिस रिसोर्सेज टेकन मिलियन ऑफ इयर्स इन देयर फॉर्मेशन। ओके, याद रखिएगा ओशन और सी में पेट्रोल बनता है, ठीक है, ओशन और सी का डिपॉजिट होता है, और जहां रिवर का डिपॉजिट होता है वहां पे आपका कोल बनता है। उसका एग्जाम्पल आपका दामोदर वैली होगा, दामोदर रिवर के किनारे। ये दामोदर रिवर जो है आपका, ये छोटा नागपुर प्लेटू यानी कि झारखंड, ठीक है, और ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, ये किसके लिए फेमस है? कोल के लिए फेमस है। तो ये रिवर वैली में होता है। अगर ओशन का होगा या सी का होगा तो पेट्रोल होगा, ठीक है। उसके जैसे बॉम्बे हाई है ना, यहाँ पे ये बॉम्बे हाई हो गया, तो बॉम्बे हाई में पेट्रोल का डिपॉजिट है ठीक है जी। तो उसके बाद आता है कि सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल। अब कुछ इसमें भी रिसाइकेबल्स होते हैं, लाइक मेटल्स हो गया, जैसे आयरन हो गया, तो आयरन को गला दो तो मर्जी उसको लोहा, उसका रॉड बनाओ, या फिर मर्जी उसका गेट बना दो अपना, ठीक है, जो भी मर्जी वो भी बना सकते हो आप आयरन से, ठीक है।
फिर उसके बाद से आर रिसाइकेबल एंड सम फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकेबल एंड गेट एडजस्टेड विद देयर यूज, लाइक जो एडजस्ट हो जाए, लाइक कोल हो गया। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे भी हमने कुछ क्लासीफाई कर रखा है रिसोर्सेज को। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे सपोज करिए कोई आपका घर है, दैट इज योर इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है, ये आपका अपना घर है, तो ये आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगा। तो दीज आर आल्सो ऑन बाय द प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मेनी फार्मर्स ऑन लैंड व्हिच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स लाइक हाउसेज हो गया, उनका प्रॉपर्टी प्लांटेशन हो गया, पेस्चर लैंड्स हो गया, पॉन्ड हो गया, किसी का अपना पॉन्ड है, किसी का अपना वेल है। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, आपकी अपनी गाड़ी है, आपकी अपनी बिल्डिंग्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, जो कि एक पूरी कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी का जैसे एक लैंड होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजिंग लैंड हो गया, इससे पूरे गांव के जितने भैंस और बकरे सब चरते हैं, ठीक है, तो दैट बिकम्स द कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। तो दीज आर, या फिर कोई गांव का तालाब, जैसे ये आपका गांव है तो यहाँ पे एक तालाब हो गया, एक बगीचा हो गया, एक, ठीक है, एक ग्रेजिंग फील्ड हो गया, तो ये क्या पूरी कम्युनिटी ऑन करती है, पूरे गांव ऑन करती है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट में ट्राइबल्स का क्या होता है, पूरा जंगल ही उनका कम्युनिटी रिसोर्स होता है, तो उनके लिए कम्युनिटी रिजर्व राइट भी एक मिलता है, ठीक है। वो एनवायरमेंट का टॉपिक है, कभी आगे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे उसके बारे में। जैसे इसके बाद बात करते हैं, देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, लाइक विलेज कॉमन्स हो गए, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, ब्यूरियल्स ग्राउंड हो गए, ये आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ जाता है। पब्लिक पार्क्स भी आ गया, पिकनिक स्कूल भी स्पॉट्स आ गया, ठीक है। अर्बन एरियाज आर, ठीक है, द डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। जैसे अर्बन एरिया में सपोज करो एक प्लेग्राउंड, जैसे आपका होता है ना, आप अर्बन एरिया में रहते हो तो एक आपका प्लेग्राउंड हो गया, तो ये प्लेग्राउंड में सब आते हैं खेलते हैं, या फिर कोई एक पार्क ही हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका कम्युनिटी का रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम जब आते हैं नेक्स्ट जो अपना आता है, दैट इज नेशनल रिसोर्सेज। देखो यार, ये थोड़ा सा चैप्टर ना, इट इज थोड़ा सा आपको बोरियर लगेगा, बिकॉज बोरिंग इसलिए लगेगा कि ये चैप्टर थोड़े से बोरिंग वाली टॉपिक है ना, इसमें इतना फैक्चुअल डेटा जो है वो नहीं है। जब फैक्चुअल डेटा आएगा इसके बाद वाले चैप्टर्स में, तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, इसको एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा, एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद बुक्स को मर्जी आप देखो चाहे ना देखो, लेकिन आपके दिमाग में जो आइडिया है ना वो मैं फीड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की। भाई जो भी, जैसे इंडिया है तो इंडिया का क्या हो गया, रेलवे क्या है, इंडिया का है, ठीक है। जो नेशनल हाईवे क्या हो गए, ये इंडिया के हैं। तो ये क्या होता है कि ये नेशनल रिसोर्सेज हो गए, जिसपे उस पर पूरी कंट्री की लीगल पावर होती है। तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। जैसे जो भी इंडिया का सब कुछ है, सपोज करें आपका ये एक लैंड है और गलती से क्या हुआ कि इसमें पेट्रोलियम डिपॉजिट मिल गया, तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपना दुकान खोल लिए पेट्रोल का और बेचना शुरू कर दिए। गवर्नमेंट आएगी, कहेगी कि ऐसा है बेटा, तुम्हारा अलग जमीन हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट जा रहा है, ठीक है, और सपोज करो ये ग्रेटर नोएडा के गुजर लोगों का गांव है, और ये गुजर लोग के गांव से इस रोड को निकालना है। तो ये गुजर लोग के गांव वाले लोग क्या करेंगे, इनको सरकार इनसे लैंड लेगी, ठीक है, इनको पैसा देगी, ठीक है, सपोज करो 5,000 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन फिर भी कुछ अपने भाई बंधु खुश नहीं होते हैं, तो फिर वो मुआवजा लेने के लिए चले जाते हैं। तो गुजर लोगों को मुआवजा भी मिल जाता है बाद में कि भाई हमें उतना पैसा मिला नहीं तो मुआवजा दो। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जब चाहे आपके घर में घुस के आपको बोलेगी कि बेटा चले जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये नेशनल का रिसोर्स है, यहाँ से हम एक हाईवे निकाल ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद लीगल मीन से ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इलीगल मीन से जाती है, उसके लिए लीगल मीन से ही गवर्नमेंट जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका रोड्स हो गया, कैनाल्स हो गया, रेलवेज हो गया, ये कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ऑन बाय द सम इंडिविजुअल्स। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, ये एम्पावर्ड होती है जो टू एक्वायर लैंड। जैसे अगर एक बात करते हैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ पे अथॉरिटी होता है, हर जगह पे अर्बन एरिया में एक अथॉरिटी नाम की चीज होती है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी क्या होती है, ये एक्वायर लैंड करती है, फिर बाद में वो कंपनीज को अच्छे प्राइस पे बेचती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज द टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज। अब देखो भाई, ये लास्ट लाइन बहुत समझने वाली चीज है। ये 12 नॉटिकल माइल्स एकदम जुबान पे याद रख लीजिएगा। 12 नॉटिकल माइल्स पूछेगा कि इंडिया का जो अपना जो कोस्टल एरिया होता है वो कितना, कोस्टल एरिया के बाद कितना वाटर बॉडीज होता है। जैसे सपोज करो ये इंडिया है अपना, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भाई बंधु यहाँ पे चेन्नई में रहता है, जैसे सपोज करो इंडिया का कोस्टल एरिया हुआ, बात हटाइए, तो यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी होती है, ये कंट्री का ऑन
ओशनिक एरिया होता है, यहाँ तक इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। तो सपोज करो अगर यहाँ तक इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री होगी, मतलब कि तट से, कोस्ट से लेके कहाँ तक, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक, और इसको किलोमीटर में 22.2 किलोमीटर होता है। तो यहाँ तक लैंड ये पूरी इंडिया की होगी। ये पूरा जो वाटर बॉडीज है, ये जो वाटर बॉडीज है ना, ये पूरा इंडिया का हो गया, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक। यहाँ तक इंडिया का अपना पॉलिटिकल बाउंड्री होता है। जैसे अगर लैंड होता है, सपोज करो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जैसे लाइक सपोज यहाँ पे आपका ये नेपाल हो गया यहाँ पे, और ये अरुणाचल प्रदेश के बाद चाइना हो गया, तो लैंड बाउंड्री अपनी यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर किसी और कंट्री की बाउंड्री, जैसे मान लीजिए यहाँ पे श्रीलंका है ना, यहाँ पे श्रीलंका, तो इसके बीच की इन दोनों की 12 किलोमीटर की दूरी ये कंट्री की होती है। मतलब कि यहाँ से इंडिया के कन्याकुमारी से लेकर 12 किलोमीटर तक का एरिया इंडिया का हो जाता है, ठीक है। इसी में मछुआरी क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज होकर वो श्रीलंका के वाटर टेरिटरी में घुस जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं दिखता कि समुद्र में एक ऐसा कुछ पिलर उलर लगा दिया। वो सिर्फ एक जीपीएस पे ही दिखता है कि आप इतना क्रॉस कर गए हो अपने कोस्टल एरिया को। तो इस वजह से कई सारे मछुआरे पकड़े जाते हैं। या फिर यहाँ पे पाकिस्तान वाला जो एरिया हो जाता है, यहाँ भी ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एक इशू है सर क्रीक का, ये आप आगे के क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये सर क्रीक जो कहता है कि पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा है, इंडिया कहता है कि मेरा है, ऑल्दो इंडिया ने ही सच पूछिए तो इंडिया ने उसको कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो पाकिस्तान का हमने ये सर क्रीक वाला कब्जा कर रखा, तो ये याद रखिएगा, ये 12 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है जी। अब उसके बाद से एक और आता है कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी कुछ होते हैं, कि मान लीजिए देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये ओपन सी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एरिया हो गया, अब यहां से 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब इसके 200 नॉटिकल माइल के बाद ये एरिया ओपन सी हो जाता है। मतलब कि ये ओपन सी का मतलब ये हुआ कि दिस एरिया नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, दैट इज द ओपन सी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कमर्शियल शिप वगैरह जा रही है ना, जैसे सपोज करो कोई कमर्शियल शिप जा रही है इधर, या फिर किसी कंट्री की सबमरीन जा रही है, तभी तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे हमेशा ये यूएस और चाइना में कुछ विवाद होते रहता है। तो होता क्या है कि साउथ चाइना सी में कभी उनके टेरिटोरी में कभी वो घुस जाते हैं 200 नॉटिकल माइल्स में, तो वो कहते हैं कि यार आप यहाँ पे नहीं घुस सकते हो। तो इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जो कि रेगुलेट करते हैं। एज पर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ आपको, मैं पूरी डिटेल के साथ रहता हूँ। जैसे सपोज करो दैट इज इंडिया, ठीक है, ये अपना इंडिया हुआ। अब यहां से लेके यहां तक, और ये जो एरिया होता है 200 नॉटिकल माइल्स। इसके बाद का एरिया, अगर ये सी लाइन है तो इसके बाद का जो पूरा एरिया होता है वो ये ओपन सी होता है। मतलब कि ये कोई भी यहां पे कोई भी कंट्री के शिप्स या मिलिट्री शिप्स यहां पे पास कर सकती है। बट यहां पे कोई चाइना अगर अपना सबमरीन पास करता है तो इंडिया क्या कर सकता है, उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, भाई कहां इधर घुस रहे हो, है ना। और यहां तक तो इंडिया, या अगर बात करते हैं तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या होती है, वो अपनी खुद की नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। तो इसके बीच में कोई भी मिलिट्री शिप नहीं मूवमेंट करती है, ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल के बाद ये ओपन सी होता है, ये सबका होता है। मतलब यहाँ पे ये किसी का माई बाप का नहीं है, वो सबका हो गया 200 नॉटिकल माइल के बाद। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है यूनक्लॉस, मतलब यूएन की कोई एजेंसी है यूनक्लॉस, वो इस चीज को रेगुलेट करती है, वो इस बाउंड्री को डिसाइड करती है। तो याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसको EEZ कहते हैं, ये होता है 200 नॉटिकल माइल्स, और ये होता है ओपन सी इसके बाद का एरिया। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जिसको SEZ कहते हैं, ठीक है। और यानी कि जो कि एक नॉट SEZ, जो कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ एक ओशनिक एरिया होता है, वो होता है आपका 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है जी। इस कंसेप्ट में मैंने ज्यादा बोला कि बिकॉज ये थोड़ा सा कंसेप्ट काफी जानने वाली बात थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूं थोड़ा अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद गाइज आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होता है, वो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि अगर कोई रिसोर्स है तो उसका क्या स्टेटस है डेवलपमेंट का, उस बेस पे भी हमने रिसोर्सेज का डिवीजन करके रखा है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, जो पहला है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज के मान लीजिए जैसे कहते हैं ना कि लड़के में बहुत पोटेंशियल है लेकिन पढ़ता नहीं है ना। सपोज करो कोई एक स्टूडेंट है, वो उसके पास पोटेंशियल बट पढ़ता नहीं है,
तो इसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे लेट्स एग्जांपल रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। जैसे वो 3 इडियट में मूवी है, वो कहता है ना कि जो इन दोनों का दिमाग सबसे महंगे दाम में बिकेगा, तो पूछता है कि वो क्यों, तो कहता है क्योंकि इनका दिमाग कभी यूज ही नहीं हुआ है ना। तो सच थिंग लाइक दैट। तो रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर राजस्थान एंड गुजरात हैव द एनॉर्मस विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार एज दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। जैसे अगर वेस्टर्न पार्ट अगर इंडिया का होगा, जैसे ये गुजरात हुआ और ये वाला पार्ट अपना राजस्थान का हुआ, तो राजस्थान वाला पार्ट में तो यहाँ पे बहुत सारी विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है, बट अभी तक हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो जो सेकंड वाला आता है दैट इज द डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज व्हिच आर सर्विस्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब ये हो गया कि आपका ने सर्वे कर लिया है कि क्वालिटी है, क्वांटिटी है, डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एज पर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, जैसे सपोज करो कि जैसे थर्मल नॉट थर्मल एनर्जी, जैसे सपोज करो एक हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में क्या होता है कि जियोथर्मल एनर्जी वर्क करती है, जियोथर्मल एनर्जी वर्क। जैसे सपोज करिए कि ये एक पहाड़ है और ये सपोज करो ये एक पहाड़ है, ठीक है, और अर्थ का मोल्टेन जो लावा है ना, यहां है, यहां पे मोल्टेन लावा है और यहां पे वाटर है। अब ये वाटर यहां पे क्या हो गया, यहां से निकल रहा है ऐसे जियोथर्मल, ये हॉट स्प्रिंग की तरह है ना, स्प्रिंग, और ये गर्म है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसके इतना हॉट रहता है कि यहां से हम इस वहां पे टरबाइन चला सकते हैं, यहाँ पे हम टरबाइन चला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बट ये हमें सर्वे भी कर लिया है, डेवलप भी कर लिया है, बट अभी तक इसका हमने प्रॉपर उसको हमने वहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी फिजिबल नहीं है, बिकॉज महंगा है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं कर रहे। अभी एक लद्दाख में एक एरिया है हॉट स्प्रिंग करके, वहाँ पे इंडिया इस प्लांट को लगाई है, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा एक काम वाली चीज थी तो मैंने बता दिया। अब आता है स्टॉक। तो मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट which have the potential to satisfy human needs but humans being do not have the appropriate technology to access these, ठीक है। जैसे स्टॉक है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे सच एग्जांपल H2O, हाइड्रोजन आर वेरी पावरफुल, बट हमें पास अभी ये कोई टेक्नोलॉजी हमने नहीं डेवलप की है जिसमें हम हाइड्रोजन वाटर के उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ के ब्रेक करके हम हाइड्रोजन अलग निकाल के, और कोई टेक्नोलॉजी जिससे हम उसका यूटिलाइज कर सके। तो स्टॉक तो है बट हम उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। तो इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव द एडवांस टेक्निकल know how to use it for this purpose, hence it can be considered as the stock. नेक्स्ट आता है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या होता है कि ये एक स्टॉक टाइप का ही होता है which can be put into use with the help of existing technology know how but their use has not been started। जैसे रिजर्व्स है, जैसे सपोज करो कि इंडिया के पास बहुत सारे रिवर्स हैं, जैसे अगर बात करते हिमालयन रिवर्स हैं जैसे सपोज करिए यहाँ पे क्या है ये, अब ये एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एरिया डाउन एरिया है, स्टीप स्लोप है। तो सपोज करो कि अगर यहाँ से कोई एक रिवर जा रही है, एक सपोज करिए यहाँ से कोई रिवर जा रही है ना, कोई रिवर जा रही है, तो आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे रिवर के पानी को रोक के आप यहाँ पे चाहो तो एक डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तो यहाँ से आप डैम कंस्ट्रक्ट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इवन आप वाटर का रिजर्वायर बना सकते हो, ठीक है। बट इसको हम नहीं करते हैं बिकॉज एक तो काफी कॉस्टली है, ठीक है, और कॉस्टली भी है, उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, इसके वजह से हम डेवलप कम करते हैं। तो रिजर्व्स इसको हम कह सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो रिवर वाटर कैन बी यूज्ड एज अ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, बट हम उसको सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंट पे ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज डेवलपमेंट का कैसे रिसोर्स होता है, तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई रिसोर्सेज का क्या करते हैं, रिसोर्सेज का मेन पर्पस क्या है, मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रिसोर्सेज का मेन एजेंडा होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करो, ठीक है,
जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी अगर हम यहाँ पे पहले वाले केस में अगर जनरेट करते हैं तो यहाँ के आसपास के लोग जो गांव रहेगा वहाँ पे कंटिन्यूस उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो लड़के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है, मूवीज देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, व्हाटएवर, इंडस्ट्रीज भी खुल सकती है, काफी सारी चीजें हो सकते हैं, बट अल्टीमेट गोल इज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू बी इनक्रीज. It was believed that the resources are free gifts of nature. As a result, human beings जो है are used them indiscriminately. लेकिन अब human beings कर क्या रहा है? Human beings कर क्या रहा है? जैसे सपोज करो आपके पास ये एक जंगल मिला, ठीक है, ये पूरा जंगल है. आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ. फॉरेस्ट से क्या मिलता है हमें? फॉरेस्ट से हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल सकता है. जैसे एग्जांपल करिए टिम्बर का, मतलब लकड़ी, और आपने क्या किया, सारी लकड़ी काट दी, सारा जंगल काट दिया आपने. तो आपने क्या किया, अपना रिसोर्सेज तो आपने यूज तो किया बट इनडिस्क्रिमिनेट किया, मतलब बर्बाद कर दिया, पूरे जंगल को काट दिया, ठीक है. जैसे सपोज करो कि एक रिवर है यहाँ पे, और रिवर के पास आपने क्या करा, बिल्डिंग बना दिया. तो रिवर का जो चैनल था वो इससे रुक जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लड आ जाता है. जब ज्यादा बारिश आती है तो पूरा बिल्डिंग जो है खत्म हो जाता है. जैसे सब लोग कहते हैं ना आजकल, वहाँ लेक व्यू बिल्डिंग, मतलब लेक के किनारे आपका बिल्डिंग दिखेगा, ठीक है. जब बारिश ज्यादा होती है तो वो बिल्डिंग क्या होता है, लेक के अंदर चला जाता है, ठीक है. तो फिर कहते हैं लो लेक व्यू देखो. मतलब कहने का मतलब आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज मत करो किसी भी नेचुरल का रिसोर्सेज का. अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हो तो इट विल क्रिएट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एज वेल एज ऑल्सो द ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. जैसे पूछो कैसे, जैसे आपने जंगल काट दिया तो जंगल के अब सारे जानवर कहाँ जाएंगे, शहरों में आएंगे, आपके कुत्ते को, पेट डॉग्स को उठाएंगे, और अगर आप ह्यूमन हो, अगर आप अकेले में भिड़ गए तो आपको भी उठा के लेके चले जाएंगे. हमेशा सुना ना कि तेंदुए ने अटैक किया, बाघ घुस गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो द मेन गोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज द क्वालिटी टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ. It was believed as the resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and it has this led to the following major problems. पहला कि depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. क्या होता है, कुछ few individuals होते हैं. जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, सपोज करो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, बिल्डिंग बना ली, उससे पूरी लाइट लगा दी, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी खींच रहे हैं. यही एक बड़ा सा इसमें स्विमिंग पूल बना दिया और दिन भर इसमें सोए रहते हैं, और फिर पानी अगले दिन चेंज कर देते हैं, तो वाटर का खत्म कर रहा हूँ. अगर मैं कुछ फार्मर्स की बात करूँ, जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, खूब सारा फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है. अब देखो पंजाब में राइस नहीं होना चाहिए क्लाइमेट के हिसाब से, बट वो लोग राइस का कल्टीवेशन करते हैं, पैडी का कल्टीवेशन करते हैं, बहुत सारा ग्राउंड वाटर निकाल के. तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो ग्राउंड वाटर जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फर्टिलाइजर आप ऐड करोगे तो ग्राउंड वाटर बर्बाद भी हो जाएगा, ठीक है जी. तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो प्रेशर करेगा आपके, और आपका जो लैंड है ना, वो लैंड क्या होगा, एक फर्टाइल लैंड से डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है. तो accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into segments, haves and have nots. अब मान लो अंबानी जी के पास ही सारा रिसोर्सेज आएगा, तो बाकी जो रूपा और बनियान टाइप की कंपनी और अमूल टाइप की कंपनी कहाँ जाएंगी. अब मान लो रिलायंस भी कल से बनियान बनाना शुरू कर दे, तब तो फिर ये रूपा और ये अमूल वाले तो खत्म ही हो जाएंगे, है ना. तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज भी सबके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है. जैसे मान लो गांव का एक ही बड़ा किसान है, वही सारे खेत पे कब्जा करके रखा है, अब बाकी सब मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी. उसके बाद से एक और जो आता है, इसमें कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन एयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. भाई ये तो वही मैंने आपको लैंड डिग्रेडेशन वाला इसका एग्जांपल दिया कि अगर आप लैंड का मैक्सिमम यूज कर लिए, उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाल लिए, तो ये डिजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड हो गया. दूसरा करता है ग्लोबल वार्मिंग. देखो ग्लोबल वार्मिंग कैसे, मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग बताता हूँ. ठीक है जी. तो देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. जैसे सपोज करो आपने बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप कर ली, खूब सारी इंडस्ट्री आपने लगा दी, ठीक है. आपने छोटी मोटी इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस करता है, धुआं, स्मोक, और ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक एयर होता है, ठीक है. उससे एक तो आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन आप जला क्या रहे हो, कार्बन.
तो कार्बन जब जला रहे हो तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। CO2 का जब लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैस ये कहते हैं कि वो एटमॉस्फेयर को वार्म करके रखता है, ठीक है, वो हीट को ट्रैप कर देता है। तो जब ये इसके वजह से अब जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोल जलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हीकल एमिशन करोगे, तो डीजल की गाड़ी जलाओगे, व्हाटएवर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इंडस्ट्री खोलोगे तो CO2 का इंक्रीज होगा। जब ये CO2 इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि पूरा जो ग्लोब है ना वो वार्म हो जाएगा। जैसे मान लो ग्लोब को अगर रहना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस, बट आपने उसको बना दिया 24 डिग्री सेल्सियस, एक एवरेज। तो इसकी वजह से ये जो 3 डिग्री का जो इंक्रीजमेंट हुआ है, इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएगी, जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो खराब हो जाएगा, बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सारे ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो जाएंगे तो ये जितने बांग्लादेश टाइप के जो मॉरिशस टाइप की कंट्रीज हैं, ये सब सी के अंदर डूब जाएंगी, रिवर में फ्लड्स आ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। उसके बाद आता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ये ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है भाई? ओजोन लेयर डिप्लेशन ये है कि CFC, HFC ये कुछ गैसेस होती हैं जो कि क्लोरीनेटेड और वो क्या कहते हैं, फ्लोरिनेटेड और क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड गैसेस का यूज करते हैं हम कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में। अब ये जब ये गैसें जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं तो ये जो ऊपर जो जैसे अर्थ अगर हुआ तो अर्थ के कवरिंग के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर। और ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करता है, जो सन से जो यूवी रेज आती हैं ना उनको प्रोटेक्ट करता है ये ओजोन लेयर। ये यूवी रेज ह्यूमन में कैंसर कर सकती हैं और बहुत सारी बीमारी और भी हो सकते हैं, तो ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज को, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा कि ड्यू टू द हाई इंक्रीज ऑफ CFC एंड HFC गैसेज यूज इन द रेफ्रिजरेटर एंड एसीज, ये लेयर जो है ना यहाँ पे ये धीरे धीरे डिप्लीट हो गया। तो इसके लिए क्या किया, वर्ल्ड के लीडर्स इकट्ठा हुए, एक इसके लिए ओजोन लेयर के लिए उन्होंने कहा कि हम एक एग्रीमेंट बनाया जिसका इन लोगों ने नाम रखा किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। किगाली से पहले हुआ मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये था कि हम जो ओजोन लेयर डिप्लीटेड जो सब्सटेंस हैं लाइक CFC और HFC इनको हम खत्म कर देंगे, नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और ये काफी एक सक्सेसफुल भी एक मिशन रहा था। बीच में ओजोन लेयर डिप्लेशन आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद से इन्वायरमेंट पोल्यूशन आपको बता ही दिया। लैंड डिग्रेडेशन का आपका एग्जांपल वही कि कैसे पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर है मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, ओवर यूज ऑफ जो एग्रीकल्चरल लैंड का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आपने मान लो फॉरेस्ट ही काट दिया तो लैंड का वैसे भी डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है जी। तो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखो इक्विटेबल यूज करो इसका, जो कि एसेंशियल हो, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए और ग्लोबल पीस बना दे। अब पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आया, यूरोप में आया और US में आया। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारा कार्बन निकाला, बहुत सारा कार्बन का बहुत सारा कार्बन डिप्लीट किया। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि अब जो इंडिया है, चाइना है, ये कह रहे हैं कि यार आपने तो उस टाइम डेवलप कर दिया, आप हमें कह रहे हो कि आप मतलब आप कोल मत यूज करो, आप फॉसिल फ्यूल्स कम कर दो। तो हमने तो अपनी इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं की, हम तो आपने तो इंडस्ट्री डेवलप कर ली। तो ये हमेशा एक विवाद का मुद्दा है, ठीक है, एक आर्गुमेंट का मुद्दा है, ये अलग चीज हो गई। So if the present trend of resources depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet is danger। अगर इसी तरीके से अगर हम डिप्लेशन करते हैं रिसोर्सेज का, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि कंट्री जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, सारे वर्ल्ड जो है ग्लोब डेंजर में हो जाएगा। जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा तो सारे ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ग्लेशियर सारे मेल्ट हो गए तो ये जितने हैं ना, नॉट चाइना, जो बांग्लादेश हो गया है ना, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, ये सब कंट्री डूब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। आइलैंड कंट्री पहले दब। अब मान लो कि ये इंडिया है तो इंडिया का इतना पार्ट सी के अंदर डूब जाएगा। जैसे इधर महाराष्ट्र का कुछ पार्ट जो है ना डूबा हुआ है सी के अंदर,
ठीक है। तो ऐसे ही कुछ पार्ट यहाँ पे, जैसे द्वारिका आपने नाम सुना होगा, द्वारिका, तो द्वारिका जो है जो गुजरात के पास है, तो ये डूब गया है सी के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही जो है इंडिया का भी कुछ पार्ट जो है कोस्टल एरिया डूब जाएगा, और भी बहुत सारे इश्यूज आएंगी, ठीक है। उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज ये एक पूरा एक अलग टॉपिक ही है। हम रिसोर्सेज वाले ही चैप्टर बस आपको एक लाइट देना चाहता था ताकि आप समझ जाओ, ठीक है जी। अब देखो, द देयर फॉर द रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। तो अब इसके लिए हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग जरूरत है कि भाई ऐसा प्लानिंग करिए कि प्रेजेंट भी यूज करे, इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन भी ना हो, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, बट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो। तो इसके लिए हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लेके आए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। आप डेवलपमेंट करिए बट इन्वायरमेंट का डैमेज मत करिए। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कि अब ऐसा भी नहीं कि आप पूरा डैमेज ही मत करो और इतना भी यूज मत करो कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को कंप्रोमाइज करना पड़े। जैसे सपोज करो कि अगर ये रिवर है और रिवर का क्या करा आपने, सारा पानी पी गया इसी टाइम, पेप्सी का प्लांट खोल दिया है ना, मिरिंडा बेचना शुरू कर दिया रिवर के पानी से, और ये करते करते आप 50 साल तक ये आपका पूरा जो है रिवर सूख जाती है, पूरा पानी आप इसका पी जाते हो। अब मान लो आफ्टर 50 ईयर्स, मतलब कि 2070 या 2080 में जो लोग होंगे इंडिया में, वो तो आपको एब्यूज ही देंगे ना, एब्यूज करेंगे, कहेंगे यार तू साहब खा गए, हमारे लिए तो नहीं कुछ छोड़ा, है ना। तो बहुत सारी ऐसे लोग कंप्लेन करेंगे आपको। तो ऐसा मत करिए कि फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज करना पड़े। गाइज, आगे की जो बची हुई रिमेनिंग पार्ट है उसको हम अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बताइएगा कैसा वीडियो लगा, आपको फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रिस्प करके बताऊं। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा बिकॉज थोड़ा ये चैप्टर लंबा है, बट इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाए पूरा, ठीक है। इसके बाद से जो आने वाले टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। Thank you for watching the video. Please like and subscribe my channel State Services. Thanks. जय हिंद।